अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, अब से कुछ ही देर पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए। उन्होंने कहा कि ऑडियो और वीडियो सबूतों की बुनियाद पर कहा कि भारत किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़ये को 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात से मुतालिक अब तक कोई सबूत फराहम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल यानी 4 दिन पहले जेहलम बस स्टैंड से भारत का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक देसी साख्ता बम, 2 मोबाइल फोन और 70,000 रुपए कैश बरामद हुआ, जबकि उसके घर से एक भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसके मोबाइल फोन और दीगर चीजों की फॉरेंसिक की गई। नाजरीन, इन सबूतों ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे बड़ी जमहूरियत और पुरअमन मुल्क के दावे को खाक में मिला दिया। वो भारत जो इंसानी हकूक का सबसे बड़ा चैंपियन कहलवाता है, आज कभी कनाडा में सिख रहनुमाओं का कत्ल करता है तो कभी अमेरिका जैसे मुल्क में सिखों के कत्ल की साजिश रचाता है। खुद भारत मुसलमानों और अक़लियतों के लिए गैर महफूज हो गया है। भारत में 22 करोड़ मुस्लिम आबादी खौफ और हरास के आलम में शब और रोज गुजार रही है। भारत वो वाहिद मुल्क है जहां 2022 में हिंदू दहशतगर्दों की तरफ से अपील की गई कि अगर 20 लाख मुसलमानों का कत्ले आम कर दिया जाए तो बकिया मुसलमान हिंदुत्व को तस्लीम कर लेंगे। नरेंद्र मोदी, जिसका ताल्लुक हिंदू इंतहा पसंद जमात RSS से है, भारत में अक़लियतों की खून की होली खेलती रही है। ये वही तंजीम है जिसने गांधी के कत्ल पर मिठाई बांटी और उसके बाद पंडित नेहरू ने RSS पर पाबंदी लगा दी। 1975 और 1977 के दरमियान जब इंदिरा गांधी वज़ीर-ए-आज़म थी, उन्होंने हिंदुस्तान में इमरजेंसी नाफिज की तो RSS पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई। और ये वही जमात है जिसको हिटलर की जमात से तशबीह दी जाती है। ये वही जमात है जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। और वो मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात कहलाता है, 8 साल से इस जमात का रुकन है। नाजरीन, नरेंद्र मोदी ने बड़ी समझदारी और मेहनत से भारत को तबाह किया है। वो भारत जो दूसरों को बदअमनी के ताने देता है, आज शोरश का गढ़ बन चुका है। मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी से लाखों मुसलमान सड़कों पर हैं। मणिपुर और नागालैंड में लाखों बागी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आसाम में दिहाइयों से नस्ली फसादात चल रहे हैं। और नाजरीन, वो भारत जो दूसरों की मईशत पर सवाल उठाता है, आज गुर्बत के ढेर की हैसियत रखता है। आलमी अदारे ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में बसते हैं। CNN की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60% यानी 1 अरब से जायद लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड बैंक की मीडियन पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और 25 करोड़ से जायद लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मैसर है। और जंग की बात हो तो नाजरीन, जंगें हमेशा अज़्म और हौसले से लड़ी जाती हैं और हमारा ये ईमान है, हमारा अज़्म और हौसला भारतीय फौज से ज्यादा पुख्ता है। इस वक्त LOC पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ख्वाजा आसिफ ने कल जंग के खदशे का इजहार किया। इस हवाले से ज़मीनी हकाइक क्या कहते हैं? भारत के अपने अंदर ही मोदी मुखालिफ आवाज़ें उठ रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब और उनके साथ मौजूद होंगे दफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर वक़ार खान। आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ। डॉक्टर कमर चीमा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। ये बताइए, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि भारत से जंग का खदशा मौजूद है और अगले 2 से 3 दिन काफी अहम है। क्या वाकई कोई इस तरह का थ्रेट मौजूद है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, इतनी बड़ी बात बगैर इंफॉर्मेशन के तो नहीं करेंगे। देखिए, जारी बात है, जब से ये वाकया हुआ कश्मीर के अंदर, इंडिया ने एक मोमेंटम जो है वो बिल्ड किया है और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाह रहे हैं जनाब, और उसके लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें पाकिस्तान के अंदर। सो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो जारी बात है, उनको इंटेलिजेंस के हवाले से कोई ना कोई ब्रीफिंग होगी, पता होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जारी बात है उनको ये भी पता चल रहा है कि इंडिया कुछ तैयारियां कर रहा है। फॉर एग्जांपल, उनकी एयरफोर्स जो है उसने कुछ एक्सरसाइजेस शुरू की, उनकी नेवी ने इंडियन अरेबियन सी के अंदर कुछ मिसाइल फायर किए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख के मुझे लगता है कि उन्होंने ये मौकफ अपनाया है और
शायद पाकिस्तान ये भी महसूस कर रहा है कि इंडियन लीडरशिप साइलेंट है जी। और कुछ खास बयान नहीं दे रही, कोई बात नहीं कर रही, शायद वो कुछ तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को उन्होंने इंगेज कर रहे हैं दुनिया के साथ, दुनिया से वो फोन तो रिसीव कर रहे हैं लेकिन किसी को कुछ बता नहीं रहे वो क्या प्लान कर रहे हैं। फिर उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉरेन मिनिस्टर ने ब्राजील जाना था इस हफ्ते फॉर ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, वो भी नहीं गए। तो जारी बात है पाकिस्तान इसको बहुत जारी बात है उनकी मूवमेंट को रीड कर रहा है। और फिर आपको ये भी पता है कि 2 दिन पहले इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान गए हुए थे। जी, उनसे भी मुलाकात हुई है, बिल्कुल। उससे मुलाकात की है। तो अगर आप देखें कि अगर जयशंकर साहब जिन्होंने ब्राजील जाना था वो नहीं जाते क्योंकि हालात इस तरह के हैं, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, तो इसको कैसे रीड किया जाना चाहिए। सो दैट्स हाउ पाकिस्तान इज लुकिंग। और मेरा ख्याल है जिस तरह आज पाकिस्तान की आईटी मिनिस्टर कह रही थी कि बहुत ज्यादा साइबर थ्रेट्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो समहाउ इन फ्यू डोमेन्स तो आपकी जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन रियल काइनेटिक वॉर में मेरा ख्याल है इनके पास कोई इंफॉर्मेशन जरूर मौजूद है। ठीक है, और ये इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी आज एक अहम मीटिंग हुई है। बॉर्डर मिलिट्री फोर्स के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। आपके ख्याल में इन मीटिंग्स में कौन से अहम फैसले हो सकते हैं, कमर साहब? देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ऑफिसर हैं वो कल फॉरेन ऑफिस भी गए हुए थे जी। और वहां पे उन्होंने मुलाकातें की हैं लीडरशिप के साथ। तो असेसमेंट दी जा रही है। आपको पता है लंबा बॉर्डर है, सोच के बैठे होंगे क्या करना है, किस अंदाज से करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि उनके बारे में, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि वो एक लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो करना चाहते हैं, जिससे वो इंडिया की अवाम को भी बता सकते हैं कि जी हमारी कैपेबिलिटी है। आपको पता है उन्होंने बहुत सारे अंदर नारे जनरेट किए हुए हैं जी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, इस तरह की चीजें ये जो है वहां पे मौजूद हैं। तो शायद अब वो कुछ ऐसा जरूर लिमिटेड स्केल पे करेंगे जिससे शायद मजीद एस्केलेशन भी ना हो और इंडिया की अवाम जो है वो भी जो है उसके साथ लग जाए। और दूसरी बात ये उनको खतरा भी है, खतरा इस चीज का कि लास्ट टाइम एक स्ट्राइक की उसके बाद उनके जहाज जो है वो गिरे और अभिनंदन उनका पायलट गिरफ्तार हुआ। तो इस तरह की भी सिचुएशन अगर पैदा होती है तो क्या जो मजीद जो है वो करना पड़ेगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। तो मेरा ख्याल है इस वजह से बहुत सारी ऑप्शंस पे काम कर रहे होंगे कि इसलिए मेरा ख्याल है उनकी जो बीएसएफ के लोग हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी से भी रिकमेंडेशंस आ रही होंगी। उनकी डिफेंस कमेटी की कल जो है वो मीटिंग हुई है, दोबारा सुनने में आया कि कल कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। तो आई थिंक दे आर थिंकिंग सो, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस से वो गुजर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की भी मीटिंग की है जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है। सो मेरा ख्याल है ये चीजें जो है वो इस वक्त हो रही हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है किस तरह का रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या वो लिमिटेड स्ट्रेटजीज की तरफ जाएंगे या आपको लग रहा है बड़े एग्रेसिव आएंगे? क्योंकि अगर आप देखें ना, मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौरी तौर पर मुहिम जोई से इनकार करने वाले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एमवी कुमार को कमांडर नॉर्दर्न कमांड के ओहदे से हटा दिए। तो ये कितनी अहम पेशरफ्त है और क्या इससे भारतीय फौज में बगावत हो सकती है? आई थिंक लड़ाई है 5-6 डोमेन में हो रही। मैं क्विकली फिर आता हूँ मिलिट्री सिचुएशन की तरफ। एक तो इन्फॉर्मेशन डोमेन में है जो हम डेली भुगत रहे हैं। जी। मैं भी जाता रहा हूँ इंडियन मीडिया पे और बल्कि मैं कहता हूँ कि जहालत और बदतमीजी का कुतुब मीनार बना हुआ है पूरी मीडिया। अच्छा, डिप्लोमेटिकली भी बहुत सक्सेस नहीं है। ठीक है, सबने हमदर्दी का इजहार किया, पाकिस्तान ने भी किया, इनोसेंट लाइव्स वर लॉस्ट, तो वो वाली सपोर्ट नहीं आई ना। ट्रम्प ने भी कहा ये तो 1500 साल से डाल रहे, ऑल्दो उनकी आई थिंक डेट्स थोड़ी गलत है, लेकिन चलो 800-900 साल से तो सिविलाइजेशन वॉर है। फिर चाइना है, उनका अपना स्टांस है, हम यहाँ टर्की में है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए। तो भारत को कोई खातिर डिप्लोमेटिकली आई वुड से कामयाबी नहीं हुई। फिर आए थे लीगल, जरूर है लीगल में, जब इंडस वाटर ट्रीटी था लीगल इशू, इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसके ऊपर अभी लड़ाई आगे चलनी है, बट दे फील कि हम कर सकते हैं। लेकिन ये जैसा बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी कि एक्ट ऑफ वॉर ही है और हमारी गवर्नमेंट का भी स्टांस है, बिकॉज यू कांट बी कि आपको स्टाफ कर दिया जाए। और फिर डिप्लोमेटिक है या इकोनॉमिक कह लें, आपने एयर स्पेस बंद कर दी, उनको अच्छा खासा लॉस, लाइक इंडिगो लॉस $1 बिलियन इन 2 days स्टॉक्स में। अच्छा, अभी आ जाते हैं मिलिट्री सिचुएशन। मिलिट्री सिचुएशन में एक तो डिजायर है या जो मीडिया ने बिल्डअप की है, मेरे ख्याल में वो फंस गए हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी, बोलिए का जब जमीन तंग कर देंगे। मैं सिर्फ एक मिसाल लेता हूँ कि जो लेट्स से दे वांट टू कम, तीनों सर्विसेज है, उनकी एयरफोर्स है, आर्मी नेवी है, न्यूक्लियर को अलग कर दे, ठीक, उसमें जो पाकिस्तान तो एक है, चाइना है, 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, अनडिमार्केटेड बॉर्डर है। तीसरा फ्रंट बांग्लादेश ने खोल दिया हुआ है, टेक्निकली इंडिया ने खुद खोला।
तो अभी इनकी फोर्सेज हो गई हैं लॉक, स्पेशली लैंड फोर्सेज और एयर फोर्स जो है, बिकॉज अगर सिर्फ जैसे वॉर गेम करते थे तो हमें बताया जाता था कि जी इसमें से कुछ फोर्सेज छोड़ के सारी वो ले आएगा, अब जाके वो पाकिस्तान पे एक इफेक्टिव हमला कर सकता है। वहां से शायद अभी एक सोल्जर भी मूव नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी 4 कोर्स है, लाइक 3 है, 4 है, 17 है, 33 है, उसमें से अभी फोर्सेज निकालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि 3 फंस गई हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, नागालैंड, मिजोरम में बड़ी सख्त इंसर्जेंसी है। अचानक सा लड़ाई 2020 से तो वहां से वो नहीं निकाल सके, तो इसका मतलब है कि काफी सारा चंक जो है वो आ ही नहीं सकता। फिर आ जाती है एयरफोर्स, इस तरह से एयरफोर्स डिवाइड हो चुकी है तीनों फ्रंट पे। नेवी ने कोशिश की निकलने की, लेट्स से एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला, फिर वो दुम दबा के भागे, बिकॉज पाकिस्तान ने जब पोस्टिंग की। और पाकिस्तान की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी है, ड्रोन कैपेबिलिटी, लोगों को पता नहीं है। आपकी जो ड्रोन रेंज है कराची और ग्वादर से वो 1500 मील है, तो इसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर ने अगर आना है तो उसको तकरीबन 400-500 मील पे आना पड़ेगा, ताकि वहां से जहाज फ्लाई करे, रिफ्यूल भी करे। तो कैपेबिलिटी आपकी जीरो हो जाती है कि अगर $50,000 का ड्रोन जो आपके $1 बिलियन के लेट्स से एयरक्राफ्ट कैरियर को ठोक देता है तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। और लैंड का आपने देख लिया, एक तो वो इनका एक ड्रोन गिराया गया है आज, दूसरा इनकी आपस में फ्रेटरसाइड हुई है। इनकी एक बीएसएफ बटालियन ने सिख रेजिमेंट के ऊपर फायर कर दिया कंफ्यूजन में, और 5 बंदे मार, जिसमें एक मेजर आई थिंक है हरदीप सिंह या अवतार सिंह नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है लैंड की बड़ी कंफ्यूज है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी एक बैटल हार्टेड है, लोग समझते नहीं है। 20 साल जब आप लड़ रहे हैं तो लड़ाई एक सेकंड नेचर बन जाती है। आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत, हालांकि टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपकी एक सेकंड नेचर होती है, किस तरीके से ड्यूटी करनी है, किस तरीके से एंगेज करना है, कहाँ से फायर आ रहा है। भारत के लिए ये अभी बड़ा अरसा हो गया, बड़ी लड़ाई नहीं हुई, तो उनके लिए काफी कंफ्यूजन है। तो मेरे ख्याल में डिजायर जरूर हो सकती है, बट इम्पोजिंग मिलिट्री विल ऑन पाकिस्तान बहुत मुश्किल है। मैंने बताया कि अगर ये सारी, फिर अभी आप देखिए सिखों के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि पंजाब से हम गुजरने देंगे। अभी सिख फॉर जस्टिस के गुरबचन सिंह पन्नू ने कहा जी कि सिख तो, और सिख ये भी कह रहे हैं कि उनका चूंकि देखिए हाफ से ज्यादा शराइन इधर है, बाबा गुरु नानक की जो उनके लिए मक्का मदीना के बराबर, कांट अफोर्ड कि खुदा ना खास्ता उसको नुकसान हो, तो देयर बी रिजेंटमेंट। तो इसका मतलब है कि यानी ब्रिगेडियर साहब, अगर हम ये कहें कि जिस तरह से पूरी दुनिया ने उनके इस प्रोपेगेंडे को बाय नहीं किया, और वो खुद भी इस पे है कि हम शायद शवायद भी उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सके, और लोगों ने उस तरह से, दुनिया ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इवन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि वो मोदी की बात को बाय नहीं कर रहे और वो उसको एक सिक्योरिटी फेलियर और इंटेलिजेंस फेलियर ही करार दे रहे हैं? जी एग्जैक्टली, 2-3 चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये कि जब इंसिडेंट हुआ, फिर एफआईआर कटी, विद इन 24 आवर्स आपने एक बड़ा डिसीजन लिया, इंडस वाटर ट्रीटी। उसका मतलब ये प्री कंसीव था, प्री प्लान था, इस ऐसे होता नहीं है। जो टीटी ने वॉर सर्वाइव की, हाउ इट कैन बी बिकॉज ऑफ वन टेररिस्ट अटैक। फिर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आया है उस पर इतनी ज्यादा आवाज उठी है विद इन इंडिया, विद इन लेट्स से इंडियन पंजाब और ऑक्युपाइड कश्मीर, कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी तो देना कि 12 लाख, कई लोग कहते हैं 10 लाख फोर्स है, उसके बाद इंटेलिजेंस है, आपकी सिविल कहते हैं बड़ी हाइट है, फेंस है, कैसे क्रॉस करके ऑलमोस्ट 3.5-350 किलोमीटर अंदर आए। बिकॉज जो पहलगाम है तो श्रीनगर तो पहाड़ी इलाका है, और ये सड़क भी ऐसी नहीं है कि रूट्स में है कि जी आपने बस पे बैठना पहुंच जाना, पहाड़ी रास्ते वैसे 3 गुना टाइम होता। फिर मार के वो चले भी गए, एंड देन दे वर शूटिंग फॉर 40 मिनट्स, और जनाब खुदा ना खास्ता जैसा कह रहे हैं वो चेक कर रहे थे ऑल दैट। तो मेरे ख्याल में ये अभी चीजें आस्ते आस्ते आश्कार हुई है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और अभी सवाल उठा। फिर उसके नजदीक कैंप्स थे, एफआईआर तो 10 मिनट में कट गई, लेकिन पुलिस से रिस्पांस भी नहीं आया, तो अपोजिशन भी रिस्पॉन्ड कर रही है। काफी सारे चैलेंजेस हैं। दूसरी बात है डॉक्टर कमर चीबे साहब, ये एक फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी हमेशा हिंदुत्व का नारा लगाकर इलेक्शन जीतते हैं। मोदी ने गुजरात में जैसे हजारों मुसलमानों को कत्ल कराया, फिर बाबरी मस्जिद का वाकया है, सिखों और ईसाइयों के खिलाफ शोरिश के वाकयात भी मौजूद हैं। तो इन फैक्ट्स को मद्देनजर रखें तो मोदी इस सारी सूरत हाल पर भारत के अंदर से कितना प्रेशर है? देखिए, भारत के अंदर से प्रेशर ये है कि हाई होप्स, जो अब जब आप लीडरशिप होप्स बहुत करा दे, एंड देन फिर जो कैपेबिलिटी है डिलीवर करने की, वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए या उसमें कहीं पे टेंशन आ जाए, तो मुझे लगता है कि शायद मोदी साहब को जो हाई होप्स उन्होंने की हुई हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी जो है वो ये कर देगा, मोदी आपको अकेला, सो वन मैन शो है ना वहां पे, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद वहां पे परेशानी है इस वक्त।
लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया समझता है कि पाकिस्तान को अगर प्रॉक्सीज में तो हमने इंगेज किया है, अगर हम कन्वेंशनल वॉर में इंगेज कर देते हैं तो दैट विल बी वेरी वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर पाकिस्तान। बट उनको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान ने 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट उनके साथ फॉर्मलाइज किया था तो उस वक्त इंडिया को उस एग्रीमेंट की ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज इंडिया दुनिया को पैगाम देना चाहता था कि मेरी पाकिस्तान के साथ कोई मसला नहीं है, मैंने अपने मामला ठीक कर लिए हैं, आप इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें। तो इंडिया में जो बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं अगर ये वॉर हिस्टेरिया इंडिया की तरफ से जारी रहता है। लोग समझेंगे कि यहाँ पे चाइना के साथ तो चलो अमेरिका के ट्रेड वॉर शुरू होगी, टैरिफ वॉर शुरू होगी। इंडिया अगर कुछ इस तरह की चीज कर पाता है जिसमें पाकिस्तान के साथ मसला होता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से भी भागेंगे कि भाई यहाँ पे दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाएगा और दोबारा अगर एलओसी के ऊपर मामलात खराब हो जाते हैं, झड़पें शुरू हो जाती हैं, तो इंडिया इस जंग को नहीं चाहता, लेकिन वो सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को बहुत सारी चीजें देना चाहता है। आपको पता है बिहार के अंदर इलेक्शंस हैं और वो अमेरिका की और अपने वेस्टर्न पार्टनर्स की अटेंशन लेना चाहता है। वो कहता है जी मैं आपका एलाय हूं, तमाम वेस्टर्न मुल्क इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। जब वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, वो चाइना के ऊपर इंडिया की मुकम्मल सपोर्ट हासिल चाहते हैं, तो इंडिया कहता है दुनिया को मेरी सपोर्ट करो पाकिस्तान के मुकाबले में, तो वो सपोर्ट नहीं मिल रही। नहीं तो ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है क्या मुकम्मल डिप्लोमेटिक सपोर्ट इंडिया को हासिल हो सकेगी? और जिस तरह के चैलेंजेस हैं, ठीक है, वो जैसे डॉक्टर कमर चीबा साहब कह रहे हैं कि डोमेस्टिक ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स मोदी साहब हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन हमने कुछ अहम आवाज़ें भी सुनी हैं जो इंडिया में मोदी सरकार के खिलाफ उठ रही हैं और ये सवाल किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने अभी तक पहलगाम हमले के हवाले से क्या किया। जी ब्रिगेडियर साहब। जी, आई थिंक ये बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाजें हैं जो भारत के अंदर से उठ रही हैं। अच्छा, रीजनली भी देखें तो अरब वर्ल्ड से इसको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि साथ देंगे। देखिए, कंडेमनेशन तो सबने किया, सऊदी अरब ने, पाकिस्तान ने भी किया, यूएई ने भी किया, लेकिन अभी मैं देख रहा था एक प्रिंसेस है यूएई की जो लेडी वेलवेट के नाम से ट्वीट करती हैं, शी इज फ्रॉम रॉयल फैमिली, और जनरली उनकी पॉलिटिकल बातचीत से मतलब निकालना चाहिए। वो भी बात कर रही थी कि अगर खुदा ना खासा चीजें आगे जाती है, न्यूक्लियर वॉर होती तो फिर तो मिडिल ईस्ट भी गया, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन की थी आई थिंक काफी यूनिवर्सिटी की रिसर्च और हमारी अपनी, खुदा ना खासा अगर बात वहां तक जाती है तो इसलिए आई थिंक वो जो एनकरेजमेंट थी, जो लास्टिंग थोड़ी बहुत थी, लेकिन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद फिर भारत में वो भी लूज होगी, लोगों ने मजाक किया। सो आई डोंट थिंक सो कि दुनिया रीजन जो है, अभी टर्की हो गया, ईरान ने ऑफर किया कि हम मेडिएट करते हैं, चाइना ने कहा कि आप लेट्स से पाकिस्तान के स्टांस की सपोर्ट की है कि हम सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी फाइट को, और साथ ये कि पाकिस्तान का आई थिंक हाथ बड़ा क्लीन थी, बड़ी ऑफर देना जी कि आप इंक्वायरी करा लें, और हम फिर जाफर एक्सप्रेस की भी करा लेते हैं बिकॉज यहाँ पे तो बड़े प्रूफ्स हैं। तो अभी भारत अगर चाहता है कि जी मेरी लेट्स इकोनॉमिक सो कॉल्ड या डिप्लोमेटिक माइट की वजह से हर चीज हम करें, पाकिस्तान में देखें टेररिज्म पे क्या भारत का मीडिया लाइव टेलीकास्ट नहीं करता क्या? अभी भी गौरव आर्या आवाजें दे रहा था कि पीछे से हमला करो, लाहौर को टारगेट। इट इज अनहर्ड ऑफ के इस तरीके से मीडिया पे बैठ के आप बात करें, कि आप ओपनली सपोर्ट करें और फिर क्लैप करें। तो मेरे ख्याल में दुनिया जो है भारत के रवैये से तंग आ चुकी है, इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेशर है। मेरे ख्याल में ये जो पहलगाम है इसका जो आफ्टर मैथ होगा, भारत को बड़े लंबे अरसे के लिए भुगतना पड़े, स्पेशली जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है इतना वाइडन हो गया है कि मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर जाके पाकिस्तान का झंडा रख देते हैं, या आप ऊपर से गुजरे, दे आर बीइंग रिडिक्यूल्ड। अभी एक एक्स के साथ एक लड़के को शहीद किया गया कुल्हाड़े के साथ, Which is very unfortunate। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक साथ रहिए, नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। चीमा साहब, अगर इंडिया की तरफ से जंग का ऐलान होता है, बल्कि सिंध-ताज मुआहिदा भी एक तरह से जंग का ऐलान ही है, तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? पावर कॉरिडोर्स में क्या फैसले हो रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है, टू रिटेलिएट। और ये देखें, पाकिस्तान की फौज जो है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है, इनकी ट्रेनिंग ही एक चीज की है कि रिटेलिएट करना है। और ये देखें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सोच भी हम कैसे सकते हैं कि इंडिया से अगर कुछ हमला होता है तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? ये इंडियंस को इस चीज का पता है। यही तो परेशानी है वहां पे कि आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को तो बड़े नारे मारते हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी के बारे में एक मशहूर है कि वो चाइना का नाम नहीं लेते जी। पिछले 5 सालों में उनकी ऑपोजिशन चीख चीख के कह रही है कि चाइना से तो तुम बड़ा डरते हो,
पाकिस्तान की दफा माहौल गर्म कर देते हो, चाइना से आप डरते हैं, पाकिस्तान का माहौल गर्म कर देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान बिकता है इंडिया के अंदर, और चाइना का ये है कि अगर चाइना के साथ वाकई एस्केलेट किया तो इकोनॉमी जो है वो खसारे में जाएगी। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लैरिटी है। देखिए, बड़े मेजर्ड रिस्पॉन्स है। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की लीडरशिप थोड़ा आगे चली गई, इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। जब वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हम इंक्वायरी करवाते हैं न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से, मुझे ये बताएं कि इंडिया तो जो है वो तो कंडेम भी नहीं करता पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंट्स को, और आप कह रहे हैं कि हमने इंक्वायरी करानी है। तो ये भी एक चीज है कि पाकिस्तान मसलों को इस हद तक डीएस्केलेट करना चाहता है कि पाकिस्तान ने इस हद तक कह दिया कि हमें जो है वो हम किसी न्यूट्रल प्लेयर से, रशिया या चाइना, इस पे अगर इंक्वायरी करना चाहें, हम तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम तैयारी भी मुकम्मल है और डीएस्केलेशन की भी बात है और डिप्लोमेसी को भी चांस देना चाहते हैं। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने भारतीय फैसलों का काफी सख्ती से जवाब दिया है। फिजाई हदूद बंद की गई, भारतीय शहरियों को निकलने का हुक्म दिया गया, और अब हर रोज भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो ये कितनी इफेक्टिव है ये पॉलिसी? आई थिंक इस पे कम बात होती है, लेकिन एयर स्पेस का ऑनेस्टली इनकी कुछ एयरलाइन लाइक इंडिगो, लोगों को पता नहीं, समथिंग एयर इंडिया, इंडिगो इज द लार्जेस्ट एयरलाइन, इवन कैरेज के साथ में शायद दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन। और उसका स्पेशली ये जो इकोनॉमिकल रूट्स थे, छोटे जहाज इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ, फिर डायरेक्ट फ्लाइट इम्पैक्ट हुई है। नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप है उसमें डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से ही गुजरती, जबकि पाकिस्तान की फ्लाइंग ओवर इंडिया वैसे ही बहुत कम है। आपकी एयरलाइंस के अपने हालात इस तरीके से नहीं है। तो एक तो इसका एक तो डायरेक्ट लॉस है जो अभी कैलकुलेट किया है, बिकॉज इंडिगो ने अपना फ्लीट बढ़ाया कि $500 मिलियन पर मंथ तक जा। एक तो ये हो गया जो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट लॉस मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स है भारत का, उन्होंने परसों बताया जी कि $1 बिलियन का इनका स्टॉक का लॉस। इंडिगो की इन्वेस्टमेंट थी कि हम $27 अरब पे लेके जाएंगे नेक्स्ट से 2 साल में, अपना जो फ्लीट है या जो भी है एंटरप्राइज है, तो उसको बहुत बड़ा धचका इस तरह एयर इंडिया का है। बाकी भी अवाम में परेशानी भी है कि मोदी साहब जो है एक भोंडा जो है मजाक करते हैं हर दफा, जैसा बिहार में इलेक्शन है और सफर अवाम को करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन कि आप चले वहां से। इसके अलावा फिर एयर स्पेस के अलावा देयर अदर थिंग लाइक पिंक सॉल्ट है जो भारत आगे से डॉलर में बेचता था, वो खत्म हो जाएगा। देन ट्रेड भी डेफिनेटली भारत का जैसे अफगानिस्तान के साथ काफी सारा ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू गुजरता था, वो शट हो जाएगा। और अभी चीजें जो है फर्दर जो है आई थिंक जो इकोनॉमिक वॉरफेयर इसमें आगे बढ़ेंगी। इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं सिर्फ कर दूं जो जवाब है, एक तो सावधान लीगल फाइट आपने करनी है वर्ल्ड बैंक में जाकर, वो तो एक लीगल है, लेकिन जो मिलिट्री ऑप्शन लोग कह रहे हैं कि आप डैम उड़ाएंगे तो उसका खुदा ना खासा फ्लडिंग हो सकती है। आजकल इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम कि आपने डैम्स को इनफेक्टिव करना है, ठीक है ना। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप ड्रोन वॉरफेयर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सारा ब्लो अप कर दें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डैमेज करें कि वो वहां पे मशीनरी जो नकारा हो जाए। फिर मिलिट्री ऑप्शन है, बिलावल साहब ने कहा या पाकिस्तान की मिलिट्री ने कहा, जो आज भी आप सुन लेंगे कि इट्स एक्ट ऑफ वॉर जब हम कह रहे हैं, और अगर ये भारत अटेम्प्ट करता है, इंडस को तो वो कर भी नहीं सकता। इवन दे आर कैलकुलेटिंग इट विल टेक 20 years, नंबर ऑफ डैम्स, और वो ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज इंडस डजंट लेट्स से एक नाला नहीं है, तो नंबर ऑफ जो पाकिस्तान के अंदर शामिल होते हैं नॉर्दर्न एरियाज में। तो ब्रिगेडियर साहब, अगर हम मिलिट्री बैलेंस की बात करें तो पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले को नाकाम बनाने और जवाबी वॉर के लिए किस हद तक तैयार है? इसका जवाब जो आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग है, भारत के पुराने नॉर्दर्न कमांड में भी रहे हैं, मतलब 15 कोर कमांडर, सिख हैं और वो बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने अभी आई थिंक उनका प्रिंट जब वायर में छपा है कि टेक्नोलॉजिकली और लेट्स से अगर सिक्योरिटी तो भारत के पास नहीं है कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकते। इसका मतलब है कि मिलिट्री ऑप्शन खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप दो चीजें देखें, एक तो जो क्वालिटी है पाकिस्तान के पास स्पेशल एयरफोर्स की, मैं एक मिसाल देता हूँ, मतलब PL-15 सिस्टम आया है, मिसाइल सिस्टम है, 200 किलोमीटर रेंज है, अभी पाकिस्तान ने डक किया है JF-17 में। तो भारत में मेरे ख्याल में आगरा हो गया या श्रीनगर हो जाए या पठानकोट है नीचे के, वहां से आप फ्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यू बी शॉट डाउन फ्रॉम हियर, लाहौर से आप उसको शूट कर सकते। फिर मैंने ड्रोन की एबिलिटी बताई है, फिर आपकी मैकेनाइज्ड वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है, फिर मिसाइल वॉरफेयर है, लाइक फतह सिस्टम जो है इट कैन टेक आउट S-400। तो टेक्नोलॉजिकली भी अगर आप देखा जाए तो माशाल्लाह पाकिस्तान का जो है इसमें आप कह लें कि पैरिटी है। फिर आ जाता है कि जी एक्सपीरियंस, मैंने बताया कि 20 साल से हम लड़ रहे हैं, तो बैटल हार्डेंड। आपका एक सिपाही हो जवान, अभी आपका कोई जनरल नहीं है इस वक्त जिसने 2-2, 3-3 डिप्लॉयमेंट्स नहीं देखी वॉर जोन में। भारत के केस में ऐसा नहीं है, सिवाय चाइना जब उनको कुट लगाई 2020 में तो टन्नों से लड़ाई हुई। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दैट्स वाई फ्रिटरसाइड आपने देखा 2020 में अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया हमने। दैट्स वाई आज जो है इनकी 185 BSF बटालियन ने
अपने 5 बंदे मार दिए, बिकॉज एलओसी पे रात को समझ नहीं आती, तो जब तक आप बैटल हार्डन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो भारत की फोर्स को वैसे एक लड़ाई चाहिए, दे नीड अ वॉर। डोवल ने भी कहा था कि यार कोई जंग शंग करो ताकि इनकी ट्रेनिंग हो जाए। तो ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं कि देखने में भारत जो लेट्स से बहुत नजर आता है। फिर जो मैंने बात की कि देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड, इनकी तो स्ट्राइक कोरों से चाइना बॉर्डर पे गई, फिर बांग्लादेश का फ्रंट खुल गया, नॉर्थ ईस्ट बर्न कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये फोर्सेस वहां लगी रहती हैं, जो पहले ये निकाल लिया करता था, तो फिर बचता क्या है? फिर अगर सिख कहते हैं कि हम आपको गुजरने नहीं देंगे, तो इट मीन्स के इंडिया विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग ओवरवेलमिंग फोर्स। और इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो कन्वेंशनली हम इनको इतना फारिग कर देंगे कि मेरे ख्याल में मोदी जो है उसको फिर अमरनाथ यात्रा करके, एक वहां पे एक केव है अमरनाथ, वहां पे चला जाए, वहां पे रेस्ट करे, नींद करे, और मैं ख्याल वहां पे रिटायर होना चाहिए। बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि कमर साहब, भारत की 4 से 5 लाख फौज शोरश ज़दा रियासतों में है, उन्हें रास्ते के लिए चिकन नेक एरिया क्रॉस करना होगा। बांग्लादेश इस सूरत हाल में और चिकन नेक एरिया ब्लॉक करने में क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, ये जो चिकन नेक का जिसको हम बोलते हैं, अक्सर बात होती है बांग्लादेश और ये सारा, ये इंडिया का एक वल्नरेबल पॉइंट तो मौजूद है। देखें, इंडिया शायद इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि ये खित्ता, ये जो है ना, कनेक्टिविटी की ये टाइम है, ये एज ही कनेक्टिविटी की है। आप बांग्लादेश से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, अंदर भी लड़ाइयां हो रही हैं, आपका श्रीलंका से मसला है, मालदीव से मसला है, हर जगह आपके रोले मचे हुए हैं। और देखिए आबादी, देखिए आपकी कितनी, 1.4 बिलियन की जो आबादी है, और बातें हो रही हैं जी हमारी $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करें ना, वेयर डू यू स्टैंड? इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2400-2500 है। और देन वो भी आप देखें कि अगर इंडिया के 5% 7% जो हमारी आबादी है, इतने लोग तो भूखे सोते हैं वहां पर जी। 80%, आपको पता है तकरीबन 80% लोग जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये जो है ना उसकी रिपोर्ट सीएनएन की, उसके मुताबिक यानी 60%, 1 अरब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन पर है। सो देखें, इंडिया की बहुत बड़ी जो आबादी है, उसको चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट खुद उन्हें आटा देती है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हम तकरीबन 80 करोड़ लोगों को इंडिया में खुद आटा देते हैं। दे डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट व्हीट। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें, सो इंडिया को क्या चाहिए। सो मोदी साहब बस इस वक्त क्योंकि पावर में है और उनको समझ है कि मेरा नैरेटिव बिक रहा है, मेरे नैरेटिव की वैल्यू ज्यादा है, सो दे आर इनटू दिस गेम। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। वजीर खारजा इसहाक डार की राब्ताकारी मुहिम भी जारी है, तो 8 ममालिक से राब्ते हुए हैं, मजीद राब्ते जारी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारतकारी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इफेक्टिव है, सही जा रही है? पाकिस्तान का काम है कि अपना मौकफ देते रहना, सो पाकिस्तान देता रहेगा मौकफ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारे मौकफ में कंसिस्टेंसी नहीं है। हम जब कोई मुश्किल आती है तो हम भागते दौड़ते हैं, अदरवाइज हम जो है ना वो सारा दिन अडयाला जेल के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। और हुकूमत को ये होता है, मीडिया इस चीज में लगा है, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। ऑपोजिशन भी जो हमारी है वो सारा टाइम लगी रहती है अडयाला जेल से, मीडिया भी वही दिखाता रहता है, और हुकूमत के ऊपर वो चेक एंड बैलेंस हमारे नहीं होता। मैं समझता हूँ कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ये नहीं है कि आज 10 दिन, ये 6 दिन ये इशू चला है तो इसके ऊपर बात की, सुबह फिर हम भूल जाएंगे सारे। सो कंसिस्टेंसी, देखिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के इतने वाकयात होते हैं, क्या हम उस कंसिस्टेंसी से अपने मौकफ को दुनिया के सामने लेके जाते हैं जो हमें लेके जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेके जाते। तो मेरा ख्याल है कि ये वजह होती है कि उनका मौकफ को वैल्यू मिलती है और हमारा मौकफ को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। हालांकि दुनिया हमें रिपोर्ट कर रही है, देखिए दहशतगर्दी भारत में तो नहीं हो रही, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है। इवन वाकयात तो यहाँ पे होते हैं, लेकिन उनके बयानिए को क्यों अहमियत मिलती है? और हमारे यहाँ दहशतगर्दी भी हो रही है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट की जानें भी जा रही हैं, हमारे लोग भी शहीद हो रहे हैं, हमारा अरबों डॉलर का नुकसान भी हो रहा है, और नैरेटिव हमारे फिर भी हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। मेरा ख्याल है इस पे हमें काम करना चाहिए। ये वन टाइम डिप्लोमेसी नहीं हमें चाहिए सिर्फ। बिल्कुल ठीक। यानी कि आप ये कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आप भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्योंकि ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि हम अपने इस मौक़िफ़ को हमें बहुत बार बार दोहराना होगा, एडवोकेट करना होगा उस लेवल पे, जिस तरह से चीमा साहब कह रहे हैं, जिस तरह से इंडिया कर रहा है और वो रजिस्टर कराता है। क्योंकि हर बार हमने भी बहुत सारी जानों के नजराने दिए हैं, और हम इवन इनफैक्ट सबसे ज़्यादा डसे हुए हैं दहशतगर्दी के।
जी, 100% एग्री। बल्कि चीमा साहब ने एक और बात कही थी कि आप ये देख लें कि जब से मोदी आया 2014 से आज 2025 से 11 साल में क्या हमारे ताल्लुकात की ट्रैजेक्टरी ऊपर गई है या नीचे गई है। तो इट्स वेरी वेरी एक्चुअली बहुत खराब हुआ है। 2014 से आप देखें तो आज हम किस जगह पे हैं। तो इसका मतलब है कि आरएसएस का एजेंडा समझे, इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हिस्ट्री में लोग पढ़ते नहीं है कि टेररिस्ट क्यों, बिकॉज जब नथुराम गॉडसे ने मारा गांधी को, तो गांधी और नथुराम गॉडसे का तो क्लैश वहां से शुरू, आइडियोलॉजिकल क्लैश। बीजेपी समझती है कि जी ये आइडियोलॉजी लेके इसमें एंटी मुस्लिम हेट है, एंटी पाकिस्तान है, किसी हद तक फिर बाकी माइनॉरिटीज आती है कि यहाँ पे जैसा बिहार में भी ये टिकेगा, जो मर्जी कर ले, ये नवीन पटनायक और ये मिलके जो है एक ड्रामा करेंगे और उसमें शायद जीत जाए। बिकॉज डेफिनेटली 35-40% अगर लेट्स से हिंदू है जो साइड करता है, ह्यूज चांस जो वोट देता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि एक तो जो इंडिया के बारे में शुड बी क्लैरिटी। मजे की बात है, अभी पाकिस्तान के आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पूछेंगे इंडिया चेयर है आपकी, इंडिया चेयर में की वो रिसर्च करती है, शायद हो, मे बी पंजाब यूनिवर्सिटी में है, बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज हम डिस्कस नहीं करते। भारत में ये हुआ है कि मेरा अपना मतलब कॉन्सेप्ट है कि 4 वॉल्स ऑफ परसेप्शन उन्हें डिमोलिश करनी है बीजेपी ने। एक तो पुराना रूल है मुसलमानों से पहले का, वो भी बाकी कौमों ने किया। फिर 800 साल मुसलमानों की हुकूमत, आपकी जितनी भी लेट्स से आपके पैलेसेस हैं, आपके फोर्ट्स हैं, आपकी मस्जिदें हैं, दे आर द टारगेट, हिस्ट्री टारगेट है। क्यों औरंगजेब की कहते हैं हम कब्र को खोदेंगे, बेसिकली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। फिर ब्रिटिश रूल आ जाता है, उसके अगेंस्ट भी कर रहे हैं। फिर कांग्रेस का सेकुलरिज्म था। तो ये 4 दीवारें बीजेपी ने गिरानी ही गिरानी है, और इसी में आई थिंक अगर आप देखें हर चीज आपको वादे हो जाती है। पाकिस्तान विल रिमेन अ विलन, मुस्लिम आबादी विल रिमेन अ थर्ड क्लास सिटीजन। तो मेरे ख्याल में वहीं के लोग कश्मीरी उनसे सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मामला मुसलमान और हिंदू का नहीं है, मामला तो आपकी सिक्योरिटी ब्रीच का है। ये एग्जैक्टली अभी भी आई थिंक वो लेके गए मीडिया को कि जी पाकिस्तान, उन्होंने कहा पाकिस्तान का क्या करना है, आप जवाब दें। और इस वक्त कश्मीरियों की जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, चाहे वो भारत में जो काम करते हैं, पढ़ती हैं बच्चियां, बहुत ज्यादा आई थिंक दर्दनाक है। एंड नाउ कश्मीरीज आर आल्सो रियलाइजिंग कि आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी ये इनसे नारे लगवा लें, दे विल बी ट्रीटेड लाइक पाकिस्तानी। उसका मतलब यही हुआ कि भारत शायद खुद भी यही चाहता है। चीमा साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान ने भी तो कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पेचीदा मसाइल का हल तामीरी मुज़ाकरात से मुमकिन है। अमेरिका और दीगर ममालिक भी मामलात हल करने का कह रहे हैं। पाकिस्तान ने तो पहलगाम हमले पर तहकीकात की ऑफर भी की है, तो क्या इंडिया से भी कोई पेशरफ्त होगी? आई एम श्योर कि इंडिया को भी इन सब चैलेंजेस की आगाही होगी। नहीं, मैं नहीं समझता कि इंडिया की तरफ से होगी। इंडिया वो उनके, देखिए आपने ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करने हैं। जब आप कुछ इस तरह का वाकया होता है तो स्टेट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि उन्होंने मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को उन्होंने डिमोनाइज ही करना है, ये उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब करके बीजेपी पावर में रहती है, ये उनका एक रिलीजियस एजेंडा है, ये उनका मजहबी एजेंडा है। वो मुझे बात बताएं, ये तो छोड़ें, फॉरगेट इंडिया एंड पाकिस्तान। इस वक्त हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन, अभी 6 दिन पहले डेली मेल ने बर्तानिया के अंदर एक रिपोर्ट छापी है कि एक जिसमें हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन यूके के अंदर फार राइट जो बरतानवी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं। सो मोदी साहब ने ये जो नफरत की बुनियाद है या एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद है, वो इंडिया में सिर्फ नहीं रखी, वो पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं अपने इस एजेंडे को। और मुझे लगता है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज उनको वो समझते हैं कि ये हमारा मौका है, ये हमें मौका मिला है और हमें अपनी जिंदगी में ही ये भारत के अंदर ये इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। इंडिया अगर पीछे नहीं हटता तो दूसरी जानिब चाइना ने भी पाकिस्तान के हक में ही बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो अगर ये तनाज़े मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो आपको क्या लगता है फिर इधर एक तरफ से फिर चाइना और फिर पाकिस्तान, क्या इंडिया इस तरह की कोई हरकत कर सकता है? और क्या पोजीशन देखेंगे आप चाइना की? देखें, इंडिया ने क्या हरकत करनी है, उनको पता है कि जवाब मिल जाना है। लेकिन चाइना हो या बाकी हो, इंडिया को वो सब कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। देखिए, इस बात को माने आप, इंडिया को वो सब कुछ नहीं मिला जो इससे मिलना चाहिए था। इंडिया को इस चीज का पता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें
दुनिया से वो सपोर्ट इस दफा नहीं मिलेगी। 2019 का मैं आपको वाकया बताता हूं, जब पुलवामा का वाकया हुआ था तो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा था इंडिया हैज ए राइट ऑफ हॉट परसूट, तो वो फॉलो हो के जो इंडिया ने किया है वो ठीक किया है। इस दफा दुनिया में कोई बोल ही नहीं रहा, ना बरतानिया बोल रहा है ना अमेरिका बोल रहा है। इंडिया को इस चीज की समझ, इंडिया को इस चीज का पता है कि क्यों सपोर्ट नहीं मिल रही। इंडिया आप देखें ना, रशिया से वो तेल लेते हैं, चाइना से वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तो अमेरिकन और वेस्ट ये समझता है कि हम आपको किस चीज की सपोर्ट करें, आप तो हमारे खिलाड़ी नहीं है, आप तो हमारे प्लेयर ही नहीं है, आपने जो करना था वो तो आप कर ही नहीं, आपको तो हम तैयार कर रहे हैं चाइना से लड़ाओ और तुम चाइना से दोस्तियां कर रहे हो, हम कह रहे हैं रशिया से तेल ना लो, तुम रशिया से तेल ले रहे हो। तो वो बेसिकली सारा कुछ उनको समझ आ रही है कि अब हमें वो एक पॉलिसी है इनकी मल्टी अलाइनमेंट की, वो कहते हैं आप मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं और हमसे सपोर्ट लेते हैं डिप्लोमेटिक। तो मेरा ख्याल है कि ये उनको कुछ नहीं मिलने वाला इस दफा। वो सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स नहीं वेस्ट से आ रहे, वरना इस वक्त इंडियंस बहुत कुछ कर रहे होते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को अभी के पास उनको पता है जवाब आना ही आना है पाकिस्तान से, तो वो बड़े क्लियर हैं कि डिप्लोमेटिक वो जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला किया है वो ये उसी के ऊपर रहेंगे। अगर मजीद कुछ करते हैं तो ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि हथियारों के मामले में कितनी अहमियत होगी चाइना की? आई थिंक इसमें एक तो चाइना पाकिस्तान का अपना आप देख लें कि डिफेंस की न सिर्फ वो अरेंजमेंट है आर्म्स प्रोडक्शन की जैसे J-17 है, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना ने काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस की हैं जॉइंट, और ये ट्रायंगल बड़ी खतरनाक है, इंडिया समझता है, जो सियाचिन की बनती है वहां पे चाइनीज एयर बेसिस और पाकिस्तान का स्कर्दू से आप जॉइंटली लड़ सकते। बाकी जो आई थिंक वो पाइपलाइन में चीजें होती हैं, चाहे वो शिप्स हैं, चाहे एयरक्राफ्ट हैं, चाहे ड्रोन है, फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, इसमें आई थिंक काफी मदद मिल सकती है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें जो मिलिट्री बैलेंस है इस वक्त साउथ एशिया में, अगर भारत की कमिटमेंट्स देखी जाए जो उसकी जरूरत है, डिस्पाइट के भी राफेल का भी वो कर रहे हैं, कि चाइना का जो फ्रंट है वो हॉट रहेगा, बिकॉज वो अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। बांग्लादेश का एक नया फ्रंट है, फिर नॉर्थ ईस्ट है, म्यांमार डिस्टेबलाइज है, तो सारा छोड़ के फिर आप जब कैलकुलेट करते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या ला सकता है, आई डाउट इट के मिलिट्री में इतना ज्यादा। आई थिंक दे शुड लिसन टू एच एस पनाग, जो लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि आप पास नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा था वेयर आउट करें, इसको लंबा खींचें एंड ऑल दैट। फिलहाल तो कोई ऐसी चीज नहीं है। दूसरा, मैंने बात की बैटल हार्डन होने की वजह से टेक्नोलॉजिकली आई थिंक बहुत पाकिस्तान ने बड़ा गेन किया है। चीजें इस तरह डिस्प्ले हम नहीं करते, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे ड्रोन वॉरफेयर हो, इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसके बाद एयरफोर्स है, जिससे मैं कह रहा था PL-15 सिस्टम है, फतह सिस्टम है, नेवी ने बड़े नए इंडक्ट किए हैं, तो लगा करम है। इसलिए आई थिंक तसल्ली है, दैट्स व्हाई पाकिस्तानी ज्यादा मीम्स पे जोर दे रहे हैं और जंग को इतना सीरियस नहीं ले रहे, और ना ही पाकिस्तानी अवाम शायद जंग को सीरियस ले रही है जिस तरह की मीम्स बन रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर अमूर के माहिर और ब्रिगेडियर वकार खान दफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।